अब आया है कि नहीं ये चाइनीज स्टूजेस हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कुछ कहा है। चाइना अपनी प्रेजेंस बना हम्म। रहा है ग्वादर के जरिए, ठीक है, और श्रीलंका में भी हम्बन टोटा Yes. उसके जरिए और भी पोर्ट्स हैं। तो क्या ये प्रोजेक्ट सीधे उसी को टैकल करने के लिए बनाया गया? कोई भी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अंडमान निकोबार कमांड जो है उसका हेडक्वार्टर एएनसी पे। देखो रिया, ये हमको समझना है कि हमको उन आइलैंड्स को सिक्योर करना जरूरी है और उन आइलैंड्स का जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको एक्सप्लॉइट करना भी जरूरी है। मैंने उन लोगों के अंदर यही चिंता देखी कि वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं कर रहे हैं आइलैंड्स के। उनका कहना यह है कि उस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को एक्सप्लॉइट करने का क्या ये बेस्ट तरीका है। वही जैसे यूएस का पर्ल हार्बर था वैसा ही इंडिया के लिए बन सकता है। क्या हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो चोक पॉइंट वाला पूरा जो चल रहा है उसी की सीख ले रहे हैं यहाँ पर? जब तक कि ईरान ने यूएस को सबक नहीं सिखाया था इस लड़ाई में, तब तक कि हमको भी नहीं लगता था, हमको यही लगता था कि यूएस विल कम एंड स्टीम रोल ईरान। नहीं हुआ वैसा। तो हमें नहीं पता कि कल को अगर इंडिया वर्सेस चाइना अगर एक कॉन्टेस्ट होता है इंडियन ओशन में, तो क्या हम वास्तव में मलाका स्टेट्स को चोक कर जाएंगे। कमर्शियल वाला साइड ज्यादा दिख रहा है, मिलिट्री वाला अभी उतना क्लियर नहीं है। 90,000 करोड़ रुपए ये वैल्यूएशन है उस प्रोजेक्ट का जो भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एग्जीक्यूट होने जा रहा है। प्रोजेक्ट का नाम है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के तहत एक ट्रांसशिपमेंट हब बनाया जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार होगा, सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। पॉलिटिकली ये सिनेरियो है कि विपक्षी पार्टी मेजरली कांग्रेस जो है इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रही है, लेकिन हमारा फोकस रहेगा मिलिट्री पार्ट पर। सरकार का कहना है कि इकोनॉमिकली और मिलिट्रली दोनों तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है वो फायदेमंद होगा भारत के लिए। मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है उसके लिए भी फायदेमंद रहेगा। चीन को चीन की जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन में उसको कम करने की कोशिश होगी इस प्रोजेक्ट के जरिए। तो क्या इंपॉर्टेंस इस प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजिकली, क्या हम चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है उसको किसी तरीके से कम कर पाएंगे यानी इस प्रोजेक्ट के जरिए, उसी पर बातचीत होगी आज के फौजी के एपिसोड में। हेलो, मैं रिया हूँ और मेरे साथ है निखिल। हाय। बहुत दिनों बाद वापसी हुई है आपकी। तो ऑलमोस्ट एक महीना हो गया, पूरा हो गया, एक महीना हो गया। और उसके बाद बहुत सारे दर्शक पूछ भी रहे थे कहाँ है। मैं घर गया हुआ था और घर से ही आया हूँ। सबको जानकारी तो मिली गई होगी, सोशल मीडिया पर तो सब कुछ है ही है। तो आप लोग बधाई जो है वो नीचे कमेंट्स में जरूर दे दीजिएगा। तो उसके साथ ही शुरुआत करते हैं अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट की। सबसे पहले, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी बहुत ही बड़ी बड़ी टर्म्स है, इतने स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है, ये बनेगा, पोर्ट बनेगा, ट्रांसशिपमेंट हब बनेगा, तो आसान भाषा में कि प्रोजेक्ट है क्या ये एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है। और इसके जैसे पहले आपने स्कूल के टाइम में आपने पढ़ा होगा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स ऐसे पढ़ाते थे कि डैम होगा, डैम के साथ इरिगेशन होगा, पावर जनरेशन होगा, टूरिज्म होगा। तो इस तरह का उन्होंने एक प्रोजेक्ट, एक ग्रेट निकोबार आइलैंड्स पे भी एक प्रोजेक्ट उन्होंने सोचा है। और उसके अंदर वो उनके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 4 चीजें वो बनाना चाहते हैं। उसमें एक बड़ा कंटेनर टर्मिनल होगा, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना चाहते हैं वो पावर प्लांट बनाना चाहते हैं जो कि गैस फायर्ड होगा, वहाँ गैस जलाई जाएगी और सोलर भी उसमें होगा। इसके अलावा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा नया। अभी एक वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। ये एक नया, एक ग्रीन फील्ड ये होगा, एयरपोर्ट होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। और इसके अलावा फिर 2 इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स वहाँ छोटी छोटी वो बनाना चाहते हैं जिसमें लाखों की संख्या में लोगों को बसाया जाएगा। तो ये बेसिक मकसद सरकार का ये है। और ग्रेट निकोबार आइलैंड्स पे ये प्रोजेक्ट्स बनाने का काफी, मतलब आप लगा लीजिए 31 साल से इसके प्रपोजल थे और कंसल्टेंट्स हायर किए जा रहे थे कि ये प्रोजेक्ट कैसे पुल ऑफ होगा, क्योंकि एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में बनना था। तो इसका ईसा जो इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है वो सारी स्टडीज हुई है। और अभी ये चर्चा में इसलिए लौटा है क्योंकि उसको अभी एनजीटी का जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है हिंदुस्तान का, उसको अप्रूवल मिला है। तो इसके एक रिया, इसका एक साइड कमर्शियल है। तो कमर्शियली ये कितना सेंस बनाता है ये एक डिबेट है। और दूसरा एक जो इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है उस हिसाब से प्रोजेक्ट कितना सेंस बनाता है, ये एक दूसरी डिबेट है। तो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग करके
रखना भी चाहिए, अलग अलग करके देखना भी चाहिए। हमने जो पिछले दिनों हमने क्यों हम जानते हैं, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को लगेगा कि हम लेट हैं इस हम्म। टॉपिक को करने में, लेकिन बावजूद इसके हम इसको इसीलिए पिक कर रहे हैं बिकॉज ये एक बड़ी पोलराइजिंग डिबेट बन करके उभरी थी जब ये पिछले आप लगा लीजिए 15-20 दिनों में लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत डिस्कस हो रहा है, मतलब जो बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि बहुत ही श्रिल लैंग्वेज में डिस्कस हो रहा था। जो लोग सपोर्ट में थे उनका ऐसा कहना था कि हमें सोचना चाहिए, आप देखिए हॉर्मूज में क्या हो रहा है, अगर ईरान एक जिसकी जिसकी कोई तुलना नहीं है अमेरिका से, अगर वो हॉर्मूज में हैरेस कर सकता है यूएस को, तो क्यों नहीं हमें मलाका स्टेट्स के बारे में सोचना चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए। चीन देखिए कितना ताकतवर होता जा रहा है, मलाका पर ध्यान दीजिए। वो अपना लॉजिक वहां से लेके आ रहे थे। दूसरा जो तबका था उनके पास अपने तर्क थे कि क्यों इस प्रोजेक्ट में इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्ट इन द सेंस एनर्जी, रिसोर्सेस, सारी चीजों की बात थी। तो जब ये दूसरा साइड आया तो एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि जिस तरह की बात जनरली होती नहीं है कम्युनिटीज के बीच में, स्पेशली जब हम डिफेंस की बात करते हैं, कि हमने सुना है गद्दार लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है या XYZ को पाकिस्तानी चला जाना चाहिए। अब आया है कि नहीं, ये चाइनीज स्टूजेस हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कुछ कहा है या उनकी राय इत्तेफाक नहीं रखती है। तो ये एक रीजन था कि हम इसको फौजी में करना चाहते थे। बिल्कुल। अब मेरे को ये समझना है कि इंडियन ओशन की बात आएगी अंडमान निकोबार है। हम सब जानते हैं कि जो एक चलता आ रहा था कि इट इज द बैकडोर ऑफ इंडिया। कुछ इंसिडेंट्स हमने देखे भी हैं कि वो अब उतना नहीं रहा है, नो लॉन्गर इट इज अ बैकडोर। मुझे ऐसा मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन, बैकयार्ड बोलते थे। चाइना अपनी प्रेजेंस बना रहा है ग्वादर के जरिए, ठीक है, और श्रीलंका में भी हम्बन टोटा उसके जरिए, और भी पोर्ट्स हैं। तो क्या ये प्रोजेक्ट सीधे उसी को टैकल करने के लिए बनाया गया? देखिए, अगर मैंने कहा ना कि ये एक बहुत ही ट्विस्टेड और कॉम्प्लिकेटेड डिबेट है। चीन एक बहुत अलग जिसको कहना चाहिए टेंजेंट पे काम करता है ना। उन्होंने ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान की आप पूरी पेरिफेरी को देखेंगे, ग्वादर वेस्ट में है, अरेबियन सी में, और जो चाबहार पोर्ट है जो हिंदुस्तान ने बनाया ईरान में, उसके पैरेलल पड़ेगा वो, तो वहाँ ग्वादर है। तो ग्वादर एक चाइनीज ऑपरेटेड पोर्ट है। फिर आप श्रीलंका आ जाइए टिप पे, वहाँ पे आपको हम्बन टोटा मिलेगा, जैसा आपने बताया वो एक चाइनीज ऑपरेटेड पोर्ट है। और फिर इधर जो आपका जिसको फार ईस्ट जहाँ से शुरू होना चालू होता है, इंडो चाइना जो पहले कहलाते थे, वहाँ पे भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स है। तो उसको देख करके कई मतलब एक्सपर्ट्स का ये कहना रहा है कि क्योंकि चाइना के पास इस तरह का सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे वो अपने नेवल वेसल्स को भी डॉक कर सकते हैं, वहाँ पे उनके एक परमानेंट प्रेजेंस है, उनके इंजीनियर्स वहाँ पे रहते हैं, उनकी कंपनीज के लोग वहाँ पे रहते हैं, उनके कर्मचारी वहाँ पे रहते हैं। तो ये सारी चीजें इंडिया को बॉदर करती थी। अब इसका जवाब क्या हो सकता है? तो इसका जवाब अलग अलग तरीके से हो सकता है। एक जवाब तो ये है कि आप आपके दुश्मन को 1 to 1 मैच करो, कि जो वो कर रहा है वो हम करते हैं। या दूसरा ये है कि अपने स्ट्रेंथ पे आप खेलने की कोशिश कीजिए। ग्रेट निकोबार आइलैंड्स पे जो ये प्रोजेक्ट है, ये इन दोनों स्ट्रेटजीज के बीच में कहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमने क्या किया है, हिंदुस्तान को हमने वेस्ट से डिफेंड करने में बहुत इन्वेस्ट किया है, और नॉर्थ से डिफेंड करने में फिर जो दूसरे नंबर पे आएगा वो हमने इन्वेस्टमेंट वहाँ पे किया। वेस्ट से क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से हमारी कई लड़ाइयाँ हुई हैं, तो इसलिए हमारे बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशंस पाकिस्तान को फेस करते हैं, हमारी बहुत सारे रडार फैसिलिटीज़ पाकिस्तान को फेस करती हैं। फिर अब जब समय के साथ हमने देखा है कि चीन भी हमारे लिए एक खतरा है, मतलब वो पहले चीन ने ही हराया हमें लड़ाई में, लेकिन एक ज़माना था जब हम उसको टैकल करने का हमारे पास कोई वेर-वितन नहीं था। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम नॉर्थ ईस्ट में अपने जो एयरपोर्ट्स हैं उनको मजबूत कर रहे हैं, जो एयर स्टेशन हैं उनको मजबूत कर रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स को वहाँ पे लेके जा रहे हैं, अपने मिसाइल्स को वहाँ तैनात कर रहे हैं। ईस्ट एक ऐसी जगह थी, आप देखिए इंडिया के बहुत सारे वाइटल एसेट्स ईस्ट में हैं। हमारा जो पूरा मिनरल बेल्ट है वो ईस्ट में है, जो हमारे सबसे सेंसिटिव एसेट्स हैं, इसरो की जो फैसिलिटीज़ हैं वो ईस्ट में है, जो हम अपनी मिसाइल्स चांदीपुर से फायर करके जो कलाम आइलैंड से करते हैं वो ईस्ट में है। तो ईस्ट हमको एक नेचुरल डिफेंस की तरह एक लगता था, क्योंकि बहुत लंबे मतलब 1 से 1,500 किलोमीटर तक के ईस्ट में कोई है नहीं,
या ऐसा तो कोई नहीं है जिसके साथ आपके रिलेशंस वैसे हों। और ईस्ट से हम पे अटैक कभी वो विजयनगर किंगडम के ज़माने में हुआ होगा और उसके बाद से तो हुआ नहीं है। तो इस सुरक्षा के भाव में हम जी रहे थे, लेकिन इस बात को लेकर के अवेयरनेस है कि आपका ईस्ट जितना डिफेंस उसके पास में होना चाहिए उतना नहीं है। तो अब इसको कैसे डिफेंड किया जाए? तो ये एक बड़े लंबे टाइम से, ये आज का नहीं है, और ये जब निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं होती थी तब भी ये बात होती थी कि इंडिया के ईस्ट और वेस्ट में जो हमारे आइलैंड चेन्स हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनको लेकर के एक टर्म खूब डिस्कस किया जाता है, अनसिंकेबल आइलैंड्स, अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर। तो जब जब ये कैरियर वर्सेस सबमरीन वाली डिबेट आती है कि नेवी के पास कैरियर्स होने चाहिए या सबमरीन्स होने चाहिए, तब कोई ना कोई उठ के कह देता है कि आप जो आपके पास में अनसिंकेबल कैरियर्स हैं, जो आइलैंड्स हैं, क्यों नहीं आप उसके ऊपर नेवल फैसिलिटीज या एयरफोर्स स्टेशन अपने डेवलप करते हो। तो ये इन सारी चीजों को मिलकर के ये सारा विजडम जमा होकर के ये प्रोजेक्ट आया है। अब ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया का ईस्ट जितना डिफेंस हमारे पास में होना चाहिए नहीं है। अंडमान निकोबार आपको एक 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 बढ़िया रियल एस्टेट देता है हिंदुस्तान के मेनलैंड को डिफेंड करने के लिए। ऑल्सो जो मलाका स्टेट्स हैं जहाँ से मतलब चीन का अच्छा खासा बिजनेस गुजरता है ना। मलाका स्टेट्स वैसे अंडमान जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ से 250 किलोमीटर समथिंग पड़ेगा अभी भी। और मलाका स्टेट्स मतलब जहाँ सिंगापुर वगैरह हैं उनके एक्चुअल मतलब जो कोई चोक कर सकता है तो वो वहाँ की कंट्रीज हैं। लेकिन ये एक थ्योरी है लोगों के दिमाग में कि आप अगर आप जीएनआई बनाते हो तो आप क्या नाम मलाका स्टेट्स को भी जाकर के कल को चोक कर सकते हो। तो ये इस थ्योरी के साथ में इस चीज को बनाया जा रहा है। तो ये तो ठीक है कि आपके पास वहां पे रियल एस्टेट है और आप वहां पे चीजें बना सकते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे हमारा कोई भी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अंडमान निकोबार कमांड जो है उसका हेडक्वार्टर एएनसी पे उन आइलैंड्स पर ही है। 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं। एक तो आपका वीर सावरकर एयरपोर्ट है जो पोर्ट ब्लेयर में है। उसके अलावा कार निकोबार एयर स्टेशन है। कार निकोबार एयर स्टेशन आप याद कीजिए पहले बहुत छोटा होता था। 2004 में जो सुनामी आई थी वहाँ पे मोर देन 100 एयरमैन, देयर वाइव्स एंड चिल्ड्रन डाइड जब अचानक से वो आई थी और पूरी तरह से तबाह हो गया था। तो वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि दिसंबर में सुनामी आई है 2004 में और वो शायद मार्च या अप्रैल में वो दोबारा शुरू हो गया था। तो इंडिया उसको मेंटेन करता है, वो कार निकोबार एयर स्टेशन है। इसके अलावा आप कैंपबेल बेस और नीचे के टिप में आ जाइए जहाँ पे ये जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है उसके थोड़ा पास की ही बात है। वहां पे आईएनएस बाज करके एक नेवल एयर स्टेशन भी है। वो अभी उतना बड़ा बेस नहीं है, बहुत लंबी स्ट्रिप नहीं है, 1 किलोमीटर समथिंग उसकी लेंथ है। लेकिन ओरिजिनल प्लान यही था कि आईएनएस बाज को जब कमीशन किया गया आई गेस 2012 में, तब प्लान यही था कि प्रोग्रेसिवली हम उसकी स्ट्रिप की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे। और बड़ी भी है, मतलब 1000 फीट से वो 2000 फीट हुई और 2000 फीट से अब तो वो 1 किलोमीटर प्लस वो चला गया और आगे फ्यूचर में प्लान्स हैं उसको और लंबा करते रहने के। C-130 वगैरह ये आईएनएस बाज पर उतर जाते हैं। कार निकोबार पे तो उतरते ही हैं और पोर्ट ब्लेयर पे तो प्रॉपर जो 737 जो आपका एक नॉर्मल पैसेंजर जेट होता है उस साइज के एयरक्राफ्ट बहुत इजीली उतरते हैं। जैसे जो आपके P-8Is हैं वो उतर जाते हैं पोर्ट ब्लेयर में, कार निकोबार एयर स्टेशन पे भी उतर जाते हैं। और इन फ्यूचर प्लान ये है कि आईएनएस बाज को भी इस तरह से ये किया जाए, डेवलप किया जाए कि वहाँ पे बड़े जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं P-8I जैसे वो भी वहाँ पे उतरें। और P-8I उतरने से ये हो जाए, अगर P-8I मैं क्यों बता रहा हूँ, P-8I अगर उतर जाता है वो बाई साइज नेवी का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। तो नेवी के जो बाकी रिकॉनेसेंस प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हों उसके, चाहे वो नेवी के फाइटर जेट्स हों, अभी हम नेवी MiG-29Ks यूज करती है, वो उतरने लग जाएंगे। मतलब एक उनके लिए एक स्ट्रिप तो तैयार हो जाएगी वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए। और इन फ्यूचर जब रफाल मरीन आएगा तो उसके लिए भी हो जाएगा। और जब तक कि ये तैयार हो रहा है तब तक कि ये सारी चीज़ें कार निकोबार एयर स्टेशन पे हो सकती हैं, पोर्ट ब्लेयर में जो एयरपोर्ट है वहाँ पे भी हो सकती हैं।
मतलब इंटीग्रेटेड कमांड है हमारे पास आयन और ये बाज। तीन मैं बता रहा हूँ एयर स्ट्रिप्स या एयरपोर्ट्स या एयर स्टेशन और नेवल एयर स्टेशन ये अभी भी हैं। तो मतलब मैं ये बताया मैंने हम्म इसलिए रिया कि लोगों को अभी एक एक शायद इम्प्रेशन चला गया है कि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं बनता है तो इन 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 दैट केस हमारे पास में मलाका स्ट्रेट्स या उस मतलब जो हमारा ईस्टर्न सी बोर्ड है उसको मेनलैंड के अलावा डिफेंड करने के लिए कुछ है नहीं, जबकि हम्म ये बात फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। वही चीज। तो ये प्रोजेक्ट और क्या ऐड करेगा, मैं वही समझ नहीं पा रही कि पहले से मिलिट्री प्रेजेंस है, तो हम्म क्या वॉरशिप्स को और सबमरीन्स के प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, वहां पर डॉक करने के लिए वो सारी चीजें होंगी फिर इस प्रोजेक्ट में? देखिए मैं ना जो फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रहे हैं एडमिरल अरुण प्रकाश, हम्म मैं उनके ही कुछ ट्वीट्स को मैं चेक कर रहा था और मैं चाहता हूँ कि उनमें से कुछ को मैं पढ़ के बताता भी हूँ। तो अब ये बाय द वे सबसे डेकोरेटेड वॉर हीरोज में से एक हैं नेवी से, जो भी जिंदा हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तो रहे ही हैं। तो इन्होंने मतलब इनके बताने से ही मुझे पता चला था कि उन्होंने लिखा है कि जीएनआई में पहले ही एक नेवल एयर स्टेशन है आईएनएस बाज, है ना, और कैंपबेल बे में आप मलाक्का को फेस करते हुए वहां पे एक नेचुरल हार्बर आपके पास में ऑलरेडी है। हम्म इन्होंने लिखा है 5 मई को कि अंडमान एंड निकोबार कमांड में की तरफ से कई बार सरकार को कहा गया कि आईएनएस बास का रनवे एक्सटेंड कर हम्म दीजिए, या वहाँ का जो हार्बर है उसको अपग्रेड कीजिए ताकि वहाँ पे बड़े एयरक्राफ्ट्स और बड़े शिप्स डॉक हो सके, हम्म लेकिन ये काम अभी तक हो नहीं पाया। तो इनका कहना ये है कि आईएनएस बास को अपग्रेड किया जा सकता है या किया जाना चाहिए, जिसके बारे में बार बार सरकार को कहा गया है, लेकिन वो काम अभी तक हो नहीं पाया है। अब जो समर्थक हैं इस प्रोजेक्ट के, उनका ये कहना है कि अगर हम वहाँ पे एक तो ये मैं उनका लॉजिक आपको कम्युनिकेट कर हम्म रहा हूँ। उनका कहना ये है कि एक तो ये हो गया कि आपने एक मिलिट्री आउटपोस्ट बना के रख दिया। हम्म दूसरा है कि आपने आपका जो मिलिट्री आउटपोस्ट है उसको एक नत्थी कर दिया एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के साथ, हम्म है ना? तो स्टेक्स बढ़ते हैं, हम्म है ना? इंटरेस्ट बढ़ता है वहाँ पे और आप ज़्यादा गंभीरता के साथ काम करते हो और फिर वहाँ पे फिर वो जो मिलिट्री प्रेज़ेंस है उसके लिए एक कारण उत्पन्न होता है। तो उसके साथ एक एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, कुछ सिविलियन इंटरेस्ट हो, तो वो एक एक सही बैलेंस आता है। अदरवाइज़ आप सिर्फ़ वहाँ पे आप एक मिलिट्री प्रेज़ेंस को सस्टेन किए जा रहे हैं, हम्म एंटिसिपेटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट जो पता नहीं कब होगी। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे चीन ही हमारे साथ करता है, वो हम्म क्या करता है, आप नॉर्दर्न बॉर्डर्स को देखिए, स्पेशली अरुणाचल साइड या सिक्किम साइड, जहाँ-जहाँ चाइनीज़ जो विलेजेस बनने की बात आ रही है, हम्म तो बहुत सारे तो उन्होंने ऐसे ही वो गाँव खाली हैं, जहाँ पे उन्होंने वो घर बना दिए हैं, वो जो बैरक्स की तरह काम करते हैं, हम्म जिसमें चीन की सेना ही रुकती है या कभी कुछ हो जाएगा तो रुकेगी। लेकिन बहुत जगह उन्होंने एक्चुअल गाँव बसाए हैं। हम्म इससे क्या होता है, एक तो उनका वो दावा मजबूत होता है कि वो ज़मीन उनकी है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे सिर्फ़ कुछ फ़ौजी बंदूक लेके नहीं खड़े हैं। वहाँ पे नॉर्मल सिविलियंस रह रहे हैं हम्म और जब सिविलियंस रहते हैं, एक सिविलियन एक्टिविटी होती है, तो वो उनका एक नेचुरल क्लेम पैदा होता है कि भई चाइनीज़ लोग, चाइनीज़ कल्चर, चाइनीज़ सॉइल पे है। चाहे उसका भई लीगल स्टेटस कुछ भी हो, उनका हम्म दावा मजबूत हो जाता है और वो एक हेल्दी तरीका माना जाता है, मतलब इस तरह का एक्सपेंशन जिन लोगों के दिमाग में होता है। तो लेकिन हमारी स्थिति जो 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 इस प्रोजेक्ट में है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो स्टेटस है, कि वो किसकी संप्रभु संपत्ति है, किसका वो सॉवरेन कंट्रोल उसके ऊपर है, वो इट्स नॉट अप फॉर डिबेट। कोई और उसको क्लेम नहीं करता हम्म है ना? वो चीन भी मानता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारे ही हैं हम्म या कोई भी और। तो एक तो उस चीज़ को लेके कोई बहस नहीं है। तो मतलब मुझे भी अभी ये समझना ही है कि इसके साथ जो ये कमर्शियल प्रोजेक्ट को नत्थी किया गया है, बिल्कुल हम फौजी में इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। मुझे तो अच्छा ही लगेगा कि अगर आप आईएनएस बास को आप अपग्रेड करें, हम्म कार निकोबार एयर स्टेशन को अपग्रेड करें। बिल्कुल जो जीएनआई में कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, हम्म वो एक डुअल यूज़ एयरपोर्ट होगा। उसके सिविल और अंदर मिलिट्री। सिविलियन फ्लाइट्स भी चलेंगी और वो उसका मिलिट्री यूज़ भी होगा। वहाँ तक के हम इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल हो, चाहे वो 2 जो शहर बसाने की बात हो। अब एक तो वो फ़ौजी के डोमेन से बाहर की चीज़ें हैं और वही। दूसरा मतलब तो वो चीज़ ऐसा है कि अभी अभी समझ आना बाकी है कि एग्ज़ैक्टली
प्लानर्स क्या सोच रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये होगा कि एक फार फ्लंग मिलिट्री आउटपोस्ट बनाने से बेहतर है कि एक कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट बनाया जाए, बिकॉज वो लोग इसमें बहुत सारे टूरिज्म एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए करने वाले हैं। अभी तक के अंडमान निकोबार में नेचुरल चीजें देखने के लिए लोग जाते थे, बीचेस और या स्कूबा डाइव करने जाते थे, या जंगल्स वहाँ के देखने जाते थे। अब वहाँ ये लोग कुछ उसमें कसिनो सर्फिंग ये सब करने वाले हैं। वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी बहुत सिक्लूडेड भी है, मतलब वो रहे नहीं है कभी भी, मतलब उतनी ज्यादा प्रेजेंस उनकी नहीं दिखाई जाती है मेरे देखिए, पास। एबोरिजिनल राइट्स, इन्वायरमेंट और जो इन लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये तो एक बिल्कुल ही अलग डिबेट है ना। जैसे शोम्पेन ट्राइब है वहाँ पे, और दुनिया के सबसे थ्रेटेंड ट्राइब्स में से है, क्योंकि उनकी वो उनका जो जिस दुनिया में हम रहते हैं, क्योंकि वो एक आइलैंड पे हैं, उनसे संपर्क नहीं है। वो कुछ हाँ। 2-1 हज़ार लोग हैं। तो जैसे हमारी भी तबीयत खराब होती है ना। अभी मौसम चेंज हो रहा है तो या हो ही गया है, तो हमारी हम अब एक जब ठंड से गर्मी आ रही थी तो हमारी तबीयत बीच में खराब, अभी गर्मी से जब बारिश आएगी तभी एक बार हम बीमार होंगे, फिर जब बारिश से ठंड जाएंगे तब हम बीमार होंगे। लेकिन हमारे पास में उसका उपाय करने के तरीके बहुत हैं। हमारा जो टॉलरेंस है फॉर अलग अलग वायरसेस, बैक्टीरिया, है ना, फंगाई, इन सब का काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि हम मॉडर्न मेडिसिन, हमारा शरीर बहुत समय से उनका सेवन कर रहा है, और हमारे पास में बढ़िया हेल्थ केयर है ना। कई सारे संक्रमण ऐसे हैं जो हमारे मतलब या तो बचपन में हमें हो गए थे, या तो फॉर जनरेशन्स हमको होते आए हैं, इसलिए हमको उतना ये नहीं। लेकिन ऐसी ट्राइब्स जिनका संपर्क दुनिया से नहीं रहा हो, या कम रहा हो, जैसे ये लोग तो बिल्कुल ही आइसोलेटेड हैं, तो इनके साथ अगर इंटरेक्शन बढ़ेगा, इसीलिए मना करते हैं। मतलब बहुत सारे ये मिशनरीज ट्राई करते हैं बीच बीच में, है ना। तो जैसे अलग अलग इंटरेस्ट से लोग विजिट करते हैं उनको। कुछ तो साइंटिस्ट होते हैं जिनको एक समझना है कि ये ट्राइब कैसे रहता है, इनके क्या पैरामीटर्स हैं। कुछ सरकारी लोग जाकर के उनका सेंसस करके आते हैं। लेकिन जैसे ये पहले देखने को मिला है कि जैसे मिशनरीज ने ट्राई किया है फ्रॉम टाइम टू टाइम टू गो एंड टॉक टू देम, और फिर उनको कन्वर्ट करना। तो जब जब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं तब वहां महामारी टाइप का हो जाता है, क्योंकि जो नया व्यक्ति आता है वो अपने साथ नए संक्रमण लेके आ रहा है। इस जो व्यक्ति संक्रमण लेकर आया है उसका शरीर तो झेल लेगा, लेकिन जिस ट्राइब को वो दे रहा है, क्योंकि उसका संपर्क पहले रहा नहीं है, उनकी जनरेशन्स में कभी वो बीमारी रही नहीं है, उनकी बहुत फर्टिलिटी होती है। और दूसरा फिर जो इकोलॉजी है उसके अलग नुकसान है। जैसे ये जहाँ पे ये बनने वाला है, वहाँ पे कई स्पीशीज ऐसी हैं, जैसे एक लेदरबैक टर्टल होता है, वो अंडे देने वहीं आते हैं। वही। तो ये सारी चीजें हैं, और इसको बैलेंस करना उसके साथ कि मिलिट्री इंपॉर्टेंस भी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी, और उसके साथ इकोलॉजिकल वाला बैलेंस भी करना, कन्विंस करना, जैसे अभी वही चल रहा है। देखिए लीगली आप देखेंगे एनजीटी ने अपनी परमिशन दी है, तो हम भरोसा करेंगे एनजीटी के शब्द पे, उनके विवेक पे, कि उन्होंने परमिट किया है तो उन्होंने इन सारी चीजों का ध्यान रखा होगा। मैं मानना चाहता हूँ सरकार की बात यहाँ पे। और जब ये प्रोजेक्ट बनेगा और उसके बाद जब तुलना होगी अभी से और तब की, तब हमें मालूम भी चलेगा कि एनजीटी ने कितना गंभीरता के साथ में इन बातों को सोचा था, समझा था। बैलेंस करने की बात रही तो देखो रिया, ये हमको समझना है कि हमको उन आइलैंड्स को सिक्योर करना जरूरी है, और उन आइलैंड्स का जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको एक्सप्लॉइट करना भी जरूरी है। जिस एक रियलिस्टिक दुनिया में हम रहते हैं उसके हिसाब से ये हमें करना है। जैसे एक मुझे पता नहीं कब हम ईरान वॉर पे बात कर रहे थे, किस पे बात कर रहे थे, कि ये मॉरली आईएनएस देना की सिंकिंग पे आप पूछ रहे थे कि वाज इट मॉरली राइट। देखो, तो आप जहां मिलिट्री और सिक्योरिटी की बात आती है तो वहां मोरालिटी तो एक तरफ रह जाती है, इट्स नॉट अबाउट मॉरल्स। तो एक रियलिस्टिक दुनिया में अंडमान निकोबार आइलैंड्स को हमको देखना चाहिए वैसे एक शील्ड की तरफ और आर ईस्टर्न सीबोर्ड। बट जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, क्या वो सबसे सही तरीका है वो करने का, वो प्रश्न है। जो हमने पहले से वहां पे फैसिलिटीज बनाई हुई है, क्या हम उनको अपग्रेड करके कुछ कर सकते हैं, वो प्रश्न है। यदि उनको अपग्रेड करके हमारा काम नहीं बन सकता है और हमको किसी नई फैसिलिटी की जरूरत है, तो उस नई फैसिलिटी का साइज क्या होगा, उसके अंदर कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी, हम उसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा, ये फिर एक अगले चरण की बहस बनती। जो स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है इंडिया के, उनमें हम बिल्कुल साथ हैं,
जो ज्यादा बड़ा ऑपोजिशन मैंने बाकी लोगों जैसे इंक्लूडिंग एडमिरल अरुण प्रकाश, मैंने उन लोगों के अंदर यही चिंता देखी कि वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं कर रहे हैं हाँ आइलैंड्स के। उनका कहना यह है कि उस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को एक्सप्लॉइट करने का क्या ये बेस्ट तरीका है, वही ये उनका प्रश्न है। इसको पर्ल हार्बर से भी कंपेयर कर रहे हैं बहुत ज्यादा, कह रहे हैं कि जैसे यूएस का पर्ल हार्बर था वैसा ही इंडिया के लिए बन सकता है, ऐसा स्कोप है आगे जाके? देखिए, सरकार ने जितनी चीजें जीएनआई के बारे में बताई हैं उसके अंदर जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं उनके हिसाब से क्या, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था 2 सिटीज बनेंगी, ठीक, तो वो तो चलो आपको मैन पावर रखने के काम आएंगी। फिर एक वहाँ ट्रांसशिपमेंट हब बनेगा, एक कंटेनर पोर्ट बनेगा। अब कंटेनर पोर्ट अगर आप बना रहे हो तो सुनने में तो कमर्शियल लगता है, लेकिन कंटेनर पोर्ट के साथ नत्थी होके एक नेवल बर्थिंग फैसिलिटी भी बन सकती है। अब, क्या ये बनने वाली है इसका ये सरकार जानती होगी। एयरपोर्ट को लेके जरूर उन्होंने कहा है कि वो डुअल यूज होगा, कि वो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और उस एक वो एक लंबे मतलब रनवे के साथ वो बनाने वाले हैं, तो उसको तो वो बोल रहे हैं कि वो डुअल यूज का होगा। तीसरी चीज फिर उसके अंदर है पावर प्लांट। पावर प्लांट तो मतलब आप उसको मतलब एक वो सिविल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ है, उसको सिविल और मिलिट्री में बांट के देखने की जरूरत नहीं है। पर्ल हार्बर एक बिल्कुल दूसरी चीज है। पर्ल हार्बर यहाँ तो हमने क्या आपको मैंने ये बताया कि जीएनआई में किन किन चीजों का मिलिट्री यूज संभव है। पर्ल हार्बर एक कस्टम मेड एक नेवल बेस है, जहाँ पे यूएस नेवी के जो सबसे बड़े शिप्स हैं वो बर्थ कर सकते हैं। वो पर्ल हार्बर की और अंडमान निकोबार की कुछ सिमिलैरिटी वो है कि दोनों के आसपास शैलो वाटर्स हैं, मतलब वो बिल्कुल गहरे समंदर के बीच में है, लेकिन वो कोरल रीफ्स के बने हुए हैं। और तो उन्होंने आप अगर पर्ल हार्बर को भी गूगल मैप्स में आप खोल के देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो जो मेन उनका हार्बर है वहां तक जाने के जो रास्ते हैं वो उन्होंने ड्रेज किए हैं। तो वैसी जगहों पे उन्होंने वहां सब कुछ बनाया है। उन्होंने बर्ड्स बनाई है जहां उनके शिप्स डॉक होते हैं। उन्होंने वहां पे पेंस बनाए हैं जिसमें उनकी सबमरीन्स जाती हैं। सबमरीन का एक टनल नुमा आप बेस समझिए कि उसको उसको क्या करते हैं, हम वैसी फैसिलिटीज बाय द वे बना रहे हैं वाइजैग में, और वाइजैग में ईस्टर्न सीबोर्ड में हो गया और कारवाड़ में बनेगा वेस्टर्न सीबोर्ड में। हम दोनों कोस्ट पे अपने लिए भी बना रहे हैं, कुछ है और ये तो बन रही हैं जहां पे हमारी बड़ी बोट्स रह सकती हैं। तो जनरली ये होता है कि किसी एक पहाड़ को ड्रिल कर दिया जाता है जो सी शोर पे होता है। पर्ल हार्बर में इस तरह की उनके पास में फैसिलिटीज हैं, और मिलिट्री यूज इनका हर तरह से आता है। जैसे उनके पास एक नेवल एयर स्टेशन भी है जहां से उनके बड़े एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकते हैं। और जैसे बड़े एयरक्राफ्ट्स में क्या आ गया, आपके कार्गो प्लेन्स होंगे, वो आपके रिकॉनेसेंस प्लेन्स होंगे जैसे P-8I है, आपके टैंकर्स हो सकते हैं, रिफ्यूलर्स हो सकते हैं, और उसके फिर ये आ गए एक बार तो फिर छोटे प्लेटफॉर्म्स तो इजीली टेक ऑफ करते हैं। नेवी क्या इस्तेमाल कर सकती है, आपके शिप्स में अगर कोई मैकेनिकल फॉल्ट है तो वो आप वहां टो करके ला सकते हो, उनको मेंटेन कर सकते हो। एक रीसप्लाई बेस की तरह, एक डिपो की तरह उसका इस्तेमाल हो सकता है, वहां से आप शिप्स को स्टॉक कर सकते हो। जो सेलर्स वहां रहते हैं वो लोग वहां रह के वहां रोटेट हो सकते हैं। ये सारी चीजें संभव है। अब आप जो प्रोजेक्ट हमने निकोबार में सोचा है क्या एग्जैक्टली वो वैसा ही है? पर्ल हार्बर जैसा तो नहीं सोचा गया उसे, है ना? वो एक बिल्कुल दूसरी चीज है। यहाँ पे हमने क्या किया है, कमर्शियल प्रोजेक्ट में या एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में, सॉरी, उन्होंने कुछ कमर्शियल इंटरेस्ट सोचे हैं और कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सोचे हैं। तो वो तो जब बिल्कुल डिटेल्ड इनके मैप्स ही सामने आ जाएंगे कि कब कहाँ क्या बन रहा है, तब पता चलेगा। क्या हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो चोक पॉइंट वाला पूरा जो चल रहा है उसी की सीख ले रहे हैं यहाँ पर, कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का में ऐसा कुछ ना हो? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में रिया जो हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं 2026 में हुई, है ना? और जब ये जिस प्रोजेक्ट को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स वाले प्रोजेक्ट को, तो वो हम दोनों नहीं पैदा हुए थे, ये तब से इसका डिस्कशन चल रहा है। तो पहले तो इन दोनों को ऐसे डीलिंग करना चाहिए कि ये एक अलग प्रोजेक्ट है और हॉर्मूज में जो हम देख रहे हैं वो एक अलग ही चीज है। हॉर्मूज का जिक्र इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि अभी तक के क्या होता था कि जो इंटरनेशनल चोक पॉइंट्स को डिस्कस खूब किया जाता था कि आप सोचिए कल को कोई बाबल मंदब को अगर ये कर देगा, जो रेड सी से जो सुएज कनाल होते हुए रास्ता जाता है, कि जो हुतीज ने ट्राई किया, वो लोग क्या करते थे, शिप्स को
वो लोग बॉम्ब करते थे या वो लोग उनको बोर्ड कर लेते थे, है ना। तो आप अगर हुतीस को पूछोगे तो वो कहेंगे कि हमने बोर्ड किया, सीज किया, और अगर आप दुनिया को पूछोगे तो वो कहेंगे कि अबडक्ट कर रहे थे वो सेलर्स को, या हाईजैक कर रहे थे शिप्स को। उसका हो गया। हॉर्मुज को लेके खूब कहा जाता था कि दुनिया की एनर्जी का इतना परसेंट, 20% वहां से गुजरता है, इंडिया की एनर्जी का 60% वहां से गुजरता है, क्या होगा अगर चोक हो जाएगा। सेम विथ मलाका। ईरान ने कई बार ये कहा था कि अगर उसके हितों का हनन होता है और उसको ज्यादा मजबूर किया जाता है तो वो चोक करेंगे। अब वो चोक जब उन्होंने वास्तव में कर दिया, है ना, कम से कम हमारे जनरेशन ने तो अभी देखा है। एक ये मेरे ख्याल जब ये इनकी लड़ाई हुई थी, ईरान इराक वॉर, उस टाइम पे भी उन्होंने हॉर्मुज को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक किया था, तभी भी प्राइस बढ़े थे। मैं इस पीढ़ी ने तो हमने पहली बार ही देखा हॉर्मुज को इस तरह से ब्लॉक होते हुए, और इस तरह से ब्लॉक होते हुए कि जिसने क्रॉस करने की कोशिश की है उनको भी अटैक किया गया है। यूएस नेवी जो दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना है आर्ग्यूएबली, वो उस ब्लॉकेट को खुलवा नहीं पाई, और अल्टीमेटली यूएस को अपना स्टांस चेंज करना पड़ा। उनको ये कहना पड़ा उन्होंने कहा कि हम पहले बात करते थे कि खुलवाएंगे खुलवाएंगे, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ब्लॉकेट का ब्लॉकेट हम करते हैं, कि वील आल्सो ब्लॉकेड ईरान। तो इससे ये लोगों के दिमाग में आया कि देखिए ये जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान ने वही किया। अब हॉर्मुज का उदाहरण मलाका स्टेट में देना और भारत के संदर्भ में देना, उसमें देखिए थोड़ा मेरे हिसाब से वो बहुत एक्यूरेट कंपैरिजन नहीं है। तो ये आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का जो जो ईरान की सलाहियत है वो कहाँ से आती है। जो पूरी फारस की खाड़ी है वो ईरानी लैंडमास से लगी हुई है। अगर आप मैप को देखेंगे तो जो छोटे छोटे वहां पे आइलैंड्स हैं उनमें से आधों की मालकियत ईरान की है। जो सबसे बड़ा लैंडमास आपको उस एरिया में मिलता है, केशम आइलैंड, वो ईरान का है। तो ईरान उस रियल एस्टेट पे खुद बैठा हुआ है। खुद बैठने के बाद में वो उसको ब्लॉक कर रहा है, उनके लिए संभव था। सेम आप बाबल मंदब का उदाहरण ले लीजिए, रेड सी का। तो रेड सी में भी यमन लगता है, ठीक है, तो यमन के कोस्ट से ही वो रेड्स लॉन्च करते थे हुतीस। तो चाहे उनका वो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करके जाता हो, चाहे उनकी वो बोट्स जाती हो जिससे वो इंटरनेशनल शिपिंग को वो हैरेस ही करते थे। मैं कोई उनके समर्थन में नहीं कह रहा हूं ये बात। तो वहां उनका भी आप अगर मैप खोल के देख लेंगे, हम लगा भी देंगे एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे, तो देखिए यमन को कितना, जो वो पूरा जो अदन की खाड़ी है वो 2 डायरेक्शन से उनको मिलता है, ठीक है। एक तरफ तो आपके ये सोमालिया वगैरह लगे हुए हैं, ठीक, और दूसरी तरफ फिर यमन है। तो एक पहले ऐसा रास्ता जाएगा, फिर दूसरा, मतलब जो एल शेप में उनको पूरा वो रियल एस्टेट मिला हुआ है। तो उनके लिए तो ऐसी जब आपकी ज्योग्राफी होती है तब आप किसी वाटरवे को या किसी एक ट्रांजिट रूट को चोक करने के बारे में सोच सकते हो। अगर आप 1999 में पाकिस्तान ने क्या ट्राई किया, पाकिस्तान ने, आप अगर कभी उस हाईवे से जाएंगे, अगर आप श्रीनगर लैंड करें और बाय रोड अगर आप ले जाएं तो आपको बीच में द्रास पड़ता है, कारगिल पड़ता है, और फिर आप होते हुए आप ले जाते हो जोजिला के बाद। तो आप जब द्रास पहुंचेंगे तो द्रास में क्या है कि एक लेफ्ट हैंड पर आप अगर श्रीनगर से आप ले जा रहे हो तो आपको बाएं हाथ पे फिर ये टाइगर हिल, गन हिल, ये सब आपको देखने के लिए मिलते हैं, और वो इलाका एलसी के बहुत करीब है। तो पाकिस्तान के जो प्लानर्स थे, है ना, उन्होंने 99 में कारगिल में क्या करने की कोशिश की थी, और हमारा हाईवे वहां से बने वहीं से जाता है, उन पहाड़ों के नीचे से। द्रास एक वैली में बसा हुआ एक छोटा सा मार्केट है, अभी भी बहुत बड़ा कस्बा नहीं है वो। तो आप देखोगे कि रोड जा रहा है, और रोड के बिल्कुल जिसको कहते हैं शोल्डर से ऊंचाई शुरू होती है और पहाड़ी रास्ता ऊपर चला, पूरे ऊपर पहाड़ चले जाते हैं, और उसके ज्यादा दूर एलसी नहीं है। तो पाकिस्तानी इंट्रूडर्स ने क्या किया था, वो आकर के बैठे उन हाइट्स के ऊपर, और वहां से वो आर्टी फायर डायरेक्ट करते थे या मोटर फायर डायरेक्ट करते थे, और वो रास्ता चोक हुआ था। अगेन जिस रास्ते को वो चोक करना चाहते थे वो उसके पास आके बैठे थे। हमने हॉर्मुज का एग्जाम्पल देख लिया जो ईरान अभी कर रहा है, हमने रेड सी में बाबल मंदब में जो हूतियों ने किया उसको देख लिया। उस रियल एस्टेट पर आप मौजूद होने चाहिए। अब आप मलाक्का स्टेट्स पर आ जाइए, ये प्रोजेक्ट बनता है नहीं बनता है उसको छोड़ दीजिए, हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारे पास हैं, ठीक। अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे हमारे अभी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज भी हैं, है ना। मैंने आपको बताया हमारा वीर सावरकर एयरपोर्ट है,
वो सिविलियन है। फिर कार निकोबार में हमारे पास एक एयर स्टेशन है। फिर उसके बाद हमने आईएनएस बाज बाज बनाया भी हुआ है। है, जिसको हम एक्सपांड करते करते एक फुल फ्लेज नेवल एयर स्टेशन बनाएंगे, ऐसा सरकार ने कम से कम थ्योरी तो उनकी यही है। क्या यहाँ से आप स्टेट ऑफ मलाक्का को अप्रोच कर सकते हो? कर सकते हो इन थ्योरी, यस। हाँ, थ्योरी में तो 200-250 किलोमीटर तो फ्लाइट लेके जा सकते हो। लेकिन आपकी प्रेजेंस वहां कितनी मजबूत होगी? अगर आप एक ऐसे कैंपेन के बारे में सोचें कि इन एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, क्योंकि देखो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी का मैं इसलिए उदाहरण पूछ रहा हूं कि जो ये प्रोजेक्ट तो अभी बना नहीं है ना? और बन भी जाएगा तो ये उस उसका जनरल एरिया वही होगा। हाँ। जो कार निकोबार एयर स्टेशन का डिस्टेंस मलाक्का स्ट्रेट से होगा, उससे बहुत लंबा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप ऐसे, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना, एज द क्रो फ्लाइज कहते हैं, अगर आप एक फ्लाइट भेज रहे हो या आप एक शिप डिस्पैच कर रहे हो, बहुत ऐसे जमीन आसमान का फर्क नहीं आएगा अगर ये जीएनआई प्रोजेक्ट बन भी जाता है तो मैं इसीलिए एग्जिस्टिंग हमारे पोस्ट की बात कर रहा हूँ। वहां से आप कितना डोमिनेट कर सकते हो स्टेट ऑफ मलाक्का को, इसका मेरे पास भी जवाब नहीं है। मैं तो एक पत्रकार हूँ। जो मिलिट्री प्लानर्स हैं, जिन्होंने जो वॉर गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं, वो इसका शायद सही जवाब दे सकते हैं। जो कच्चा पक्का जितना दिमाग हमारे पास में, वो यही कहता है कि एक ऐसा पॉइंट जिसको आप चोक करना चाहते हो, जहां से आपकी लोकेशन ही 250 किलोमीटर है, और वो पॉइंट भी जहां से आप, जहां जो एक फॉरवर्ड बेस की तरह जिसको आप यूज करना चाहते हो, वो आपके मेनलैंड से फिर 1200-1500 किलोमीटर दूर है। ये भी है। तो इसके लॉजिस्टिक्स बड़े चैलेंजिंग हो गए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इंडिया की जो 3 सर्विसेज हैं वो इसको डिलीवर नहीं कर सकती। हु नोज, कल को जब तक कि ईरान ने यूएस को सबक नहीं सिखाया था इस लड़ाई में, तब तक कि हमको भी नहीं लगता था, हमको यही लगता था कि यूएस विल कम एंड स्टीम रोल ईरान। नहीं हुआ वैसा। तो हमें नहीं पता कि कल को अगर इंडिया वर्सेस चाइना अगर एक कॉन्टेस्ट होता है इंडियन ओशन में, तो क्या हम वास्तव में मलाक्का स्टेट्स को चोक कर जाएंगे। लेकिन उसके लॉजिस्टिक्स, जिसको कहते हैं ना कि वो बहुत चैलेंजिंग होंगे। और क्या एक और फैसिलिटी बनाने से वो एड्रेस हो जाएगा, इस चीज का जवाब अभी नहीं है हमारे पास। मतलब अभी तक जो पिक्चर दिख रही है वो ज्यादा ये है कि कमर्शियल वाला साइड ज्यादा दिख रहा है, मिलिट्री वाला अभी उतना क्लियर नहीं है। देखिए, इसके जो सपोर्टर्स है वो उल्टा कहते हैं। सपोर्टर्स कहते हैं कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी क्लियर और कमर्शियल को आप उतना मत देखो। मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि भाई एक कमर्शियली अनवायबल प्रोजेक्ट को बना लेना चाहिए अगर उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो। आप जम्मू कश्मीर से आती हैं, तो आपके यहाँ जितनी रोड्स बन रही हैं उनका क्या कमर्शियल वायबिलिटी है, लेकिन सरकार बनाती है क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बॉर्डर एरियाज सेफ रहें। वो एक लॉजिक है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट जितना है, कॉस्ट इन द सेंस पैसे का भी और इन्वायरमेंट का भी, और ये सारी मिलाकर के क्या आपको, जिसको कहता है ना कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा है, वो एक ऐसी चीज है जिसको मुझे लगता है कि हमको थोड़ा सा और डिलिब्रेट करने की जरूरत है। जब तक पिक्चर थोड़ी और क्लियर होगी, जब प्रोजेक्ट थोड़ा सरकार की तरफ से पिक्चर क्लियर हो चुकी है। सरकार की तरफ से, सरकार का मन है बनाने का, वो एक ट्रांसशिपमेंट हब की तरह इसको पोजीशन कर रहे हैं। ट्रांसशिपमेंट हब में क्या होता है कि वो बेसिकली एक हब होता है, जैसे हम बस स्टेशन पे उतर के हम बस चेंज करते हैं, वैसे कंटेनर्स के लिए भी ऐसी कोई फैसिलिटी। कंटेनर्स जनरली आप एक बड़े शिप में आप सारा लोड करके या तो आप इंडिया लेके आइए, बट ऐसा ये एक प्रैक्टिकल दुनिया में पॉसिबल नहीं है कि यूरोप से कोई शिप निकले जिसमें सारे कंटेनर्स इंडिया के लिए हों। वो कई डेस्टिनेशंस के लिए होते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि कई बार आपके शिप में एक ऐसा कंटेनर है जो इंडिया के लिए है और से किसी भी XYZ कंट्री के लिए है, लेकिन वो पर्टिकुलर शिप इंडिया के किसी पोर्ट पे डॉक होने नहीं वाला है, क्योंकि उतना डीप वाटर, तब ट्रांसशिपमेंट की जरूरत पड़ती है ना। जैसे इंडिया का क्या है, पेनिनसुला ऐसा निकला हुआ है, लेकिन हमारे बड़े पोर्ट्स कहाँ हैं? हमारे जो सबसे बड़े पोर्ट्स हैं हमारे वेस्टर्न सी बोर्ड पे, वो गुजरात में है, मुंद्रा, कांडला, और अभी हम आपका JNPT जो मुंबई में है, अभी हम वाडवान में भी एक पोर्ट बनाएंगे, वो पूरा एक नया पोर्ट होने वाला है। तो इन पोर्ट्स के साथ में क्या है कि इन पोर्ट्स पे वो शिप आना पसंद करते हैं जिनकी डेस्टिनेशन इंडिया है। जैसे आप कांडला जाएंगे तो कांडला में बेसिकली एनर्जी के लिए है, हो गया। अब पहले तो कांडला में कार्गो भी खूब चलता था, लेकिन जब ये गुजरात में पोर्ट्स और दूसरे बन गए, स्पेशली आफ्टर मुंद्रा, कांडला में आपके बड़े बड़े आपको क्रूड बल्क कैरियर्स मिलेंगे, या क्रूड कैरी करने वाले शिप्स मिलेंगे, या गैस कैरी करने वाले शिप्स मिलेंगे। ये बाय द वे मुंद्रा पे भी जाते हैं।
कंटेनर ट्रैफिक के लिए आज सबसे सक्सेसफुल पोर्ट अगर कोई वेस्टर्न सी बोर्ड पे है तो वो मुंद्रा है। लेकिन ज्योग्राफी ऐसी है, आप देखिए वो शिप कहीं और जाने के मकसद से होता, फिर वो जनरली वो डेस्टिन्ड फॉर, मतलब गुजरात ही होते हैं वो, हम्म। तब वो उस तरफ जाते हैं, और या क्योंकि उनको कुछ कंसिडरेबल टाइम वहां पे स्पेंड करना पड़ेगा, और वहां से अगर उनको किसी दूसरी डेस्टिनेशन पे जाना है तो उनको फिर वापस निकल के फिर पूरा इंडियन पेनिनसुला क्रॉस भी करना है। कई शिप्स ऐसे होते हैं जो उस तरफ नहीं आते हैं, हम्म। जो गुजरात में हमारे या मुंबई में जो हमारे पोर्ट्स हैं उस तरफ वो नहीं आते हैं। वो एक कोलंबो होते हुए रूट लेते हैं, और उसके बाद वो सीधे निकल जाते हैं आगे एशिया पैसिफिक में अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए। इन शिप्स पर इंडिया के लिए जो सामान होता है उसको ट्रांसशिपमेंट की जरूरत पड़ती है। तो हम्म। एक टाइम पे हमको वैसा कार्गो, स्पेशली जो पेनिनसुला में जाना हो, मुंद्रा में आपको उस तरह का कार्गो ज्यादा मिलेगा, जो हमारे वेस्टर्न, मतलब जो डीएमआईसी है, दिल्ली मुंबई एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो हमारा है, मुंबई से दिल्ली के बीच में जो स्टेट्स पड़ते हैं, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इस तरफ का जो कार्गो होगा उनको मुंद्रा और जो बाकी पोर्ट्स हैं वो सही पड़ते हैं, क्योंकि वो प्रॉक्सिमिटी वाला लॉजिक हम्म। है। जिनको घूम के जाना है वो फिर कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनको ईस्ट में काम है, इसीलिए हमने इन दोनों जगहों को डीएफसी से कनेक्ट भी किया है रेलवे लाइन से। रहा पेनिनसुला, तो वहां पे ट्रांसशिपमेंट के लिए हमारे पास में कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी, हमारा कोई पोर्ट इंटरनेशनल रूट पे पड़ता ही नहीं था। हाँ। तो क्या जहाज को क्या करना पड़ता था, उनको इंडिया आने के लिए रास्ता तोड़ना पड़ता था। तो कुछ कैरियर्स आते थे और कुछ कैरियर्स नहीं आते थे, और कुछ कार्गो फिर कोलंबो उतरता कोलंबो था, होता था। हम्म। और कुछ कार्गो हमारा सिंगापुर उतरता था, सिंगापुर। और उसके बाद फिर कोलंबो या सिंगापुर से कोई छोटा जहाज उस हमारे। और ये कंटेनर्स के लिए होता हम्म। है ना, बल्क कैरियर्स को तो अपने डेस्टिनेशन पे ही जाना होता है। तो कंटेनर को उठा के आप एक शिप से दूसरे शिप पे रख सकते हो, वहां से फिर दूसरे जहाज पे लद के आता था, तो इसमें कॉस्ट बढ़ती है हम्म। और इसमें टाइम भी टाइम बढ़ता भी है। तो बढ़ता है। इसको एड्रेस, तो इंडिया में पहले ट्रांसशिपमेंट के लिए कोई पोर्ट नहीं था जो इंटरनेशनल वाटरवे के पास पड़ता हो, और दूसरा कारण ये भी था कि इंडिया के पास एक बड़ा कोस्ट है, हम्म। बिल्कुल है, लेकिन इंडिया के पास डीप वाटर पोर्ट्स उस तरह के नहीं है, हम्म। है ना। इस मैं अगेन बार बार मुंद्रा का जिक्र, मुंद्रा सक्सेस ही इसलिए था क्योंकि गुजरात में भी इवन कांडला जो बड़े अरमानों के साथ बनाया गया था, या जेएनपीटी, ये बहुत बड़े शिप्स को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, इनका ड्राफ्ट उतना नहीं है, बर्थिंग यहाँ बड़े शिप्स की या वीएलसीसी की नहीं हो पाती है, उनके लिए आज भी लोग मुंद्रा जाते हैं। तो वैसा हमारे पास कोई पोर्ट नहीं था उधर पेनिनसुलर इंडिया में, तो इसीलिए वो शिप्स जाते थे कोलंबो। अब केरला में विजिंजम करके एक जगह है, हम्म। वहां पे एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना है, हम्म। वहां पे वो इंटरनेशनल रूट के पास है, जिन शिप्स को कोलंबो, अगर कोलंबो जा ही रहे हैं तो केरला आना आपके लिए इजी है, हम्म। आपको बहुत बहुत बड़ा डिटोर नहीं लेना है, हम्म। जैसा आपको शायद महाराष्ट्र में या गुजरात के किसी पोर्ट पे जाने के लिए लेना पड़े। तो वो सक्सेसफुल है, मतलब अभी के हिसाब से, और उसमें एक्सपांशन वगैरह और चल भी रहा है। वैसा ही एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की बात चल रही है अंडमान निकोबार अंडमान। आइलैंड्स पे। तो उसको लेके भी लोगों ने पूछा है कि ट्रांसशिपमेंट विजिंजम का लोगों को समझ में आता है कि ऐसा कार्गो जो पेनिनसुलर इंडिया में कहीं जाने वाला हो, वो वहां उतर जाएगा, हम्म। या जिनको दूसरे कैरियर्स पे जाना हो वो वहां उतर जाएगा। अंडमान निकोबार में कोई हिंटरलैंड नहीं है, हम्म। एज इन वहां पे जैसे अगर हजारों कंटेनर अगर वहां रोज उतरते हैं और हजारों कंटेनर्स लोड होते हैं, उनमें से इक्का दुक्का ही होंगे जिन जो अंडमान निकोबार के लिए के ही लिए आए आए होंगे। होंगे। हम्म। विजिंजम पे जो आते हैं कंटेनर्स, या मुंद्रा पे जाते हैं, या कांडला में जाते हैं, जेएनपीटी में जाते हैं, श्यामा प्रसाद पे जाते हैं, इन पोर्ट्स पे आने वाले कंटेनर्स इंटरलैंड के लिए ही होते हैं, है ना। ये एक बहुत बड़े बिंदु की तरह पेश किया गया है, और ये भी लोग जानना चाहते हैं कि जहां पे ये प्रोजेक्ट बनने वाला है हम्म। वहां पे ट्रांसशिपमेंट की जरूरत एग्जैक्टली किन्हें हाँ। है ना, वो कौन से इंटरनेशनल रूट पे है, और वहां पे जो कंटेनर शिप बदलेंगे वो कहाँ, मतलब ये सारे भविष्य में सामने आने वाली चीजें, हो सकता है अगर वो पोर्ट बन जाए तो कुछ कैरियर्स वहां से गुजरने लगे, कुछ हम्म। वहां पे रूट्स को लेकर के कुछ एग्रीमेंट हो और पोर्ट बन जाएगा, तो उसके लिए कोई ना कोई यूज ढूंढा जाएगा। लेकिन इस तरह के सवाल अभी उठाए जरूर जा रहे हैं। मुझे लगता है अभी तक जितनी भी बातचीत हुई है उसमें पूरा क्लियर हो गया है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर क्या क्या सपोर्टर्स का क्या कहना है, क्या डिबेट चल रही है, मिलिट्री इंपॉर्टेंस क्या है और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। आज के फौजी के एपिसोड में बस इतना ही। आगे कुछ आइडियाज अगर आपके पास हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।